ओके नाउ पहले देखिए, अब हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं द डिसेंडिंग ट्रैक्स। डिसेंडिंग ट्रैक्स जैसे हमने असेंडिंग ट्रैक्स को बताया, द कैरी सेंसरी मॉडलिटीज फ्रॉम द टू डिफरेंट डोमेन्स। वन विल बी द ट्रंकल रीजन फ्रॉम नेक ऑनवर्ड अप टू द फुट, अनदर विल बी इन द फेस रीजन एंड हेड रीजन, हेड का जो रीजन है, हाफ ऑफ द स्कैल्प एंड द फेस एंड ऑल दीज थिंग्स। अब उसमें हमने यहाँ पे देखा कि 3 डिफरेंट सेंसरी मॉडलिटीज़ हमने कैच की यहाँ पर। उसमें से 3 मेजर ट्रैक्स हम स्पाइनल कॉर्ड लेवल से लेके आए, और ऐसे ही हमने फिर कंपेयर किया, उसी जैसे 3 मेजर ट्रैक्स हम फिर फेस की तरफ से भी ले आए। लेकिन फिर मैंने आपको एडिशनली 2 छोटे से ट्रैक्स स्पाइनल कॉर्ड लेवल से उठते हुए दिखाए, स्पाइनोलिवरी और स्पाइनोटेक्टल। हालांकि कुछ और भी हैं, लेकिन ये 2 खास तौर पे। और फिर हमने 3 मेजर स्पेशल ट्रैक्स हमने फिर ब्रेन स्टेम के लेवल से ऑनवर्ड ये लेके गए। एक ऑडिटरी पाथवे, एक वेस्टिबुलर और एक गस्ट्रेटरी या टेस्ट का पाथवे, तो मिला के कोई 11 के करीब ट्रैक्स हमारे यहाँ पे हुए। अब जो दूसरा टॉपिक हमारा वो है द डिसेंडिंग ट्रैक्स। ये मैं पहले भी आपको उस दिन बता चुका कि अगर डिसेंडिंग ट्रैक्स को थोड़ा सा क्लासीफाई करेंगे ना, अगर आप इसके तरीके से, जैसे मैंने बताया ना कि अगर असेंडिंग ट्रैक्स हैं तो हमने इससे बोला कि असेंडिंग ट्रैक्स ऑफ ब्रेन स्टेम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, असेंडिंग ट्रैक्स ऑफ ब्रेन स्टेम, मेजर माइनर, उधर फिर जनरल एंड स्पेशल। तो थोड़ा एक ऑर्डर भी बन गया और हमें अंदाजा भी हो गया कि हम किस ट्रैक की बात कर रहे हैं। तो यहां पर भी ऐसे ही करें, लेकिन जहां थोड़ा सा उसको ऑर्डर में बनाने के लिए आप इन डिसेंडिंग ट्रैक्स को कुछ इस तरीके से करें कि अभी तक हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिवाइड कर चुके हैं कि भाई एक ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों न्यूरल ट्यूब से डेवलप हुए हैं। फिर जब बात हो रही है ब्रेन की, तो वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में फिर सेरिबेलम भी है, मेडुला भी है, पोन्स भी है। फिर जब फोर ब्रेन में जाते हैं तो वहां पर उसके अंदर डायनसेफ्लॉन है, उसको सराउंड कर रहा है टेलेंसेफ्लॉन। ये तो यहां है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इस चीज को पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इनफॉर्मली 4 कंपोनेंट्स में ना डिवाइड कर दें, तो आइडिया हो जाएगा कि हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्स हम ओरिजिन कहां से ले सकते हैं और इनकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पे देखें, इसके अगर आप वेरियस कंपोनेंट्स अगर आप यहां पे देखेंगे ना, तो एक जो चीज है वेरियस कंपोनेंट्स में, एक चीज है उसका सेरिब्रम, यानी समझ लेंगे फोर ब्रेन। बस फोर ब्रेन में 2 ही चीजें भी आएंगी, एक सेरिब्रम और दूसरा डायनसेफ्लॉन। एक कंपोनेंट ये है। इससे जब हम नीचे उतरेंगे तो मेजर कंपोनेंट हमारा ब्रेन स्टेम है और उसके पीछे लगा हुआ है सेरिबेलम। तो इसका मकसद ये हो गया कि जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा बीच में आएगा यहां पर, वो होगा ब्रेन स्टेम। ये हमारा दूसरा कंपोनेंट है, और इसके पीछे जो होगा वो होगा सेरिबेलम। ये हमारा दूसरा कंपोनेंट, यानी ये सेरिबेलम हमारा तीसरा कंपोनेंट ऑफ द टोटल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारा ब्रेन तो खत्म हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी बाकी चौथा ऐसा बाकी है, वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो जो फोर्थ कंपोनेंट हमारा है वो है स्पाइनल कॉर्ड। ये 4 कंपोनेंट्स हम यहां पर देख रहे हैं। जैसे अब ये 4 जो कंपोनेंट्स हैं, हमारे जो डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं, वो मोस्टली जो हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, दे एक्चुअली आर टारगेटिंग अवर मोटर सिस्टम। डिसेंडिंग ट्रैक्स का मोस्टली काम यही होता है कि वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अंदर जाके वो उमूमन आपके मोटर सिस्टम को कंट्रोल करें, फिर वो चाहे वॉलंटरी हो चाहे इनवॉलंटरी। अगर वॉलंटरी है तो उसका जो मेन ओरिजिनेटिंग पॉइंट जो होगी वो होगी सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वहां ही प्रोग्राम होगा सब कुछ, क्योंकि सब कुछ वहीं स्टोर्ड होता है, हर चीज वहीं पर स्किल होती है, वहां पर मेमोरी होती है, सब कुछ वहां पर होता है। तो प्रोग्रामिंग हैपेंस एक्चुअली एट दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसका मकसद है कि आपके जो मेजर डिसेंडिंग ट्रैक्स होंगे वो स्टार्ट एक्चुअली सेरिब्रल कॉर्टेक्स से होंगे। मींस द ट्रैक्स विल स्टार्ट फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि आपने देखा ये फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो है सेरिब्रम है, और सेरिब्रम में सबसे बड़ी चीज जो है वो है इसकी कॉर्टेक्स, यानी पेरिफेरल ग्रे मैटर। तो ये हमारी कॉर्टेक्स है। इसका मकसद है कि these tracks will actually generate and will start their origin from mostly cerebral cortex। इससे ज़ाहिर ये हुआ
कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स माना जो सेरिब्रम का हिस्सा है, जो फोरब्रेन का हिस्सा है, माना पहला जो कंपोनेंट है हमारा, वहां से ये जनरेट होते हैं, वहां से ये ओरिजिन लेते हैं। माने दोज ट्रैक्स जो ओरिजिनेट फ्रॉम द फोरब्रेन, स्पेशली फ्रॉम सेरिब्रम, चाहे सेरिब्रम से, उसके कॉर्टेक्स से, या हो सकता है कि डायनसेफ्लॉन से। और डायनसेफ्लॉन से मोस्टली इनवॉलेंट्री, जिसकी अभी बात हो रही थी, मोस्टली इनवॉलेंट्री, और सेरिब्रम से मोस्टली वॉलेंट्री। वो जो वॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करें वो सेरिब्रम से, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, और वो जो इनवॉलेंट्री के लिए हो उससे थोड़ा नीचे, नीचे माने हाइपोथैलेमस, क्योंकि थैलेमस से नहीं, डायनसेफ्लॉन से। और डायनसेफ्लॉन में थैलेमस से नहीं, हाइपोथैलेमस से, क्योंकि थैलेमस इज एक्चुअली बेसिक रिले स्टेशन फॉर द सेंसरी सिग्नल्स। जो हर टेगमेंट में से उठ के आया था वो सीधा थैलेमस में एंटर हुआ था, तो वो बेसिकली रिसीव करने का मेजर चैनल है, जहां से ऑनवर्ड प्रोजेक्शन जाएंगी सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। लेकिन जब इनवॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी की बात आएगी तो उसका हायर कंट्रोल जो होगा वो हमारा थैलेमस से होगा। और थैलेमस को कभी कभी हम एक यूं समझ ले कि अपर गैंग्लियन भी, ऑटोनोमिक गैंग्लियन भी कभी कभी कह देते हैं। अपर मोटर कंट्रोल जो है, इनवॉलेंट्री मोटर कंट्रोल फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस डाउन, जहां आपके थोरेकोलम्बर आउटफ्लो, सेक्रल, क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो है, लेकिन इनके ऊपर इनको कंट्रोल करने वाला है हाइपोथैलेमस। इसका मकसद यह है कि आप अगर अपने ट्रैक्स की हम बात करें तो इसका मकसद है कि आपके जो डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं, आप कह सकते हो कि डिसेंडिंग ट्रैक्स दो जगहों से इमर्ज होंगे, एक सेरिब्रम से और दूसरा, बल्कि चलें दो नहीं करें, चलें तीन भी कर दें, कोई मसला नहीं। यहां पर जैसे आप पहला कंपोनेंट है उससे, यानी डिसेंडिंग ट्रैक्स ओरिजिन फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड ओरिजिन फ्रॉम डायनसेफ्लॉन यानी हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस। अब ये दो यहां से उठे हैं, ओरिजिन यहां से लिए, और ओरिजिन लेने के बाद ये जो नीचे आएंगे तो आगे से फिर तीन कंपोनेंट्स इनका इंतजार कर रहे हैं जहां पर इनको टर्मिनेट होना है। अब जब टर्मिनेट होना है तीन कंपोनेंट्स में, तो कौन से तीन कंपोनेंट्स, बाकी क्या रह गया, कॉर्टेक्स से चले हैं ब्रेन स्टेम पर रुके, कॉर्टेक्स से चले हैं सेरिबेलम पे रुके, और कॉर्टेक्स से चले हैं तो स्पाइनल कॉर्ड पे रुके। ये तीनों चीजें हो सकती हैं, जबकि सेरिबेलम पे जाने वाला ट्रैक कॉर्टेक्स से आया, सेरिब्रम से आया, सेरिबेलम में डायरेक्ट जाएगा नहीं। वजह यह है क्योंकि सेरिब्रम जो है आपको पता है कंट्रोल द अपोजिट साइड ऑफ बॉडी एंड सेरिबेलम कंट्रोल द सेम। इसका मकसद है कि इसको साइड चेंज करनी है, और चेंज करने के लिए यहां पर उसको एक इंटरमीडिएरी, एक बीच का एक सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन उसको चाहिए होगा, वो उसकी साइड क्रॉस करा देगा, ये खुद नहीं करेगा। इसका मकसद है कि कॉर्टेक्स से आने वाला कभी भी सेरिबेलम में अंदर नहीं जाता है, तो सेरिबेलम को काट दो, बस लिखो जरूर लेकिन काट दो। आगे से वो जो हाइपोथैलेमस से उतरेगा, जो इनवॉलेंट्री होगा अब, तो वो भी उतर के किधर जाएगा, ब्रेन स्टेम में, दूसरा सेरिबेलम में, और तीसरा स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन स्टेम में क्यों भाई, इनवॉलेंट्री है, ब्रेन स्टेम के अंदर जनरल विसरल इफरेंट न्यूक्लिया है ना, एडिंगर वेस्ट्रल सुपीरियर सेलिवेटरी, इंफीरियर सेलिवेटरी और डार्सल वेगल न्यूक्लियस, उसके पास है तो यहां जाएंगे। सेरिबेलम में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सेरिबेलम का वास्ता इनवॉलेंट्री एक्टिविटी के साथ है ही नहीं। Cerebellum is controlling the sensory activity. It is not controlling, it is actually getting the sensations to control the motor activity. वो involuntary motor activity, वो कभी भी involuntary motor activity के साथ related नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं। तो इसका मकसद ये है कि cerebellum नहीं, तो बाकी क्या रह गया, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में क्यों गया, इतना लंबा थोरेकोलम्बर आउटफ्लो है, और उसके बाद सैक्रल आउटफ्लो भी है, तो उसकी तरफ उसको पहुंचना है। इसका मकसद ये है कि हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होने वाला जो ट्रैक नीचे आएगा, जिसको हम फिर सच ट्रैक्स नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते क्योंकि जैसे बाहर रन करती हुई नर्व्स जो हैं हमारी ऑटोनॉमिक नर्व्स, बाहर रन करती हुई ऑटोनॉमिक नर्व्स किसी न किसी नर्व के ऊपर चढ़ के जाती हैं, तो वैसे ही जो सेंसरी सिग्नल्स होते हैं ना हमारे, वो हायर सेंटर्स तक जाने के लिए उनके वेल डिफाइंड ट्रैक्स नहीं होते, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रैक्स के ऊपर चल, यानी बाहर ही इनका बिहेवियर जो है वो दूसरों के ऊपर चढ़ चढ़ के जाने का नहीं है, अंदर भी इनका हाल यही है। हाँ, इसलिए हम इनको वेल डिफाइंड ट्रैक्स नहीं कहते, हम इसको सीधा सीधा बोल देते हैं डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स। यानी ये किसी न किसी ट्रैक के ऊपर चढ़ के गए होंगे, वो देखेंगे एक आध ट्रैक आपको बताऊंगा मैं जिनके ऊपर ये चढ़ के आते हैं, लेकिन चढ़ के किसी भी ट्रैक के ऊपर जाएं, लेकिन काम तो बहरहाल अपना करेंगे ना। चढ़ के भले आपके ऑटोनॉमिक आपके जो ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं वो चढ़ के जाते हैं भले सोमेटिक फाइबर्स के ऊपर, लेकिन काम तो सोमेटिक वाला नहीं ना करते। तो यहां पर भी ऐसा ही काम है
तो ये डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर जैसे चढ़ के नीचे, जैसे उतरते हुए नीचे आएंगे किसी न किसी ट्रैक्स के ऊपर, तो नीचे आके कंट्रोल तो बहरहाल लेटरल हॉर्न पे करेंगे ना, क्योंकि आए तो उस काम के लिए। और लेटरल हॉर्न ये थोड़े कोलम्बर आउटफ्लो, और खासतौर पे ऊपर से जो बड़ा बंडल आता है वो T1 पे आता है, वो नीचे भी जाएगा, ऐसा नहीं कि जस्ट T1 पर। तो इसका मकसद है कि यहां रन करते हुए अगर आपको ब्रेन स्टेम में या कहीं और जाके किसी ब्रेन स्टेम की किसी जगह पर अगर फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रोक हो जाए या ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाए, तो सिर्फ आपके वो डिसेंडिंग ट्रैक्स जिनको आप करते रहेंगे, आप कार्टिको स्पाइनल वगैरह, यही इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो असेंडिंग ट्रैक्स जो आप करते हैं वो ही इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये भी होंगे। इसका मकसद यह हुआ कि वो जो आपका T1 बड़ा मजे से इनके आसरे पे स्टिमुलस दिया करता है, उसका स्टिमुलस जो होगा वो डीनर्वेट हो जाएगा। ये डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स स्ट्रोक की वजह से सिर्फ आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा, T1 की सप्लाई कम हो जाएगी। वो T1 की सप्लाई कम होने की वजह से प्री गैंग्लियनिक सप्लाई में करंट ही नहीं होगा, और प्री में नहीं होगा तो पोस्ट में कौन सा होगा, उसमें भी नहीं होगा। अगर पोस्ट में नहीं होगा तो खासतौर पर सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से जो ऑनवर्ड फ्लो जा रहा था पोस्ट गैंग्लियनिक का, वहां भी नहीं होगा। वहां नहीं होगा तो फिर फेस के ऊपर, उस साइड की फेस के ऊपर आपका, ठीक है, तो उस साइड के फेस के ऊपर आपके ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। प्रॉब्लम का मकसद ये है कि सिंपैथेटिक सप्लाई नहीं मिलेगी, फ्लशिंग ऑफ फेस होगा। वहां पर आपकी टोसिस जो है वो पार्शियल टोसिस हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आपका पता है कि आपका जो सिंपैथेटिकली कंट्रोल्ड वो जो टार्सल मसल है, मुलर मसल, वो भी उसको थोड़ा सा उसको ड्रूपिंग करेगा। और साथ में मायोसिस भी होगी, क्योंकि मिड्रियसिस क्या करता है, डायलेटरी पीपल को डायलेट करता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सारे काम उस तरफ होंगे। तो इसको हम कहते हैं हार्नर सिंड्रोम। तो हार्नर सिंड्रोम का प्रॉब्लम किधर हुआ, हार्नर सिंड्रोम का प्रॉब्लम बाहर नहीं हुआ है, ना कोई आपके T1 में कोई प्रॉब्लम है, ना आपके सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में, ना कोई सिंपैथेटिक चेन में, प्रॉब्लम अंदर हुई है। और प्रॉब्लम अंदर होने की वजह से ये मसला हुआ है। और ये होता है कब, जब स्ट्रोक होता है। तो इस पेशेंट में सिर्फ ये नहीं हुआ होगा, इस पेशेंट में और भी हुए होंगे गड़बड़ें, क्योंकि उस साइड से सिर्फ ऑटोनॉमिक फाइबर थोड़े ही ना गए होंगे, उसके साथ फिर जो असेंडिंग ट्रैक्स है वो भी गए होंगे, डिपेंड करता है कौन से असेंडिंग ट्रैक्स, और साथ में डिसेंडिंग ट्रैक्स भी गए होंगे, साथ में ये भी हुआ होगा। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज ड्यू टू डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड। ये सिंपैथेटिक डीनर्वेशन हुई है किसकी, थोड़े कोलम्बर आउटफ्लो की, ऊपर से डीनर्वेट हो गए, ये डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स है। ये वो हैं जो हाइपोथैलेमस से आते हैं, तो दे कम फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ये तो डिसेंडिंग फाइबर्स वो हैं, ये जो डिसेंडिंग ट्रैक्स वो हैं जो सेरिब्रम उससे आते हैं, लेकिन सब कॉर्टिकल लेवल इससे भी तो डिसेंडिंग ट्रैक्स स्टार्ट होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन स्टेम। अब की बार कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस से नहीं, जो तीसरी चीज जहां से ये ओरिजिन ले सकते हैं वो है ब्रेन स्टेम। अब जो ब्रेन स्टेम से जो स्टार्ट होंगे वो उनकी डेस्टिनेशन कहां पर होगी ये देखना होगा। इसका मकसद है कि जो ब्रेन स्टेम से स्टार्ट हुए हैं नीचे उतरेंगे तो ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होकर ब्रेन स्टेम पर भी खत्म हो सकते हैं। जो पहली चीज मैंने दिखाई है ना, ब्रेन स्टेम, ये सेरिब्रम वाले सिर्फ ब्रेन स्टेम पे नहीं आते, ब्रेन स्टेम वाले भी ब्रेन स्टेम पे, हायर लेवल से लेकिन लोअर लेवल तक एक आध होंगे ट्रैक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होगी दैट इज सेरिबेलम। यहां ये वेरी मच, क्योंकि ये भी नहीं जाएंगे तो फिर सेरिबेलम के पास जाएगा कौन फिर, तो ये सेरिबेलम की तरफ बिल्कुल जाएंगे। ये डिसेंडिंग ट्रैक्स व्हिच कम फ्रॉम अबाउट, दैट मींस फ्रॉम ब्रेन स्टेम, वो किसी भी ब्रेन स्टेम से, क्योंकि तीन पाथवेज आपने जो तीन पेडिंकल्स बनाए हैं उसमें तो मोस्टली ट्रैक्स ही वो होते हैं जो दरअसल ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होते हैं। ये और बात है कि बहुत सारे ट्रैक्स वो भी होंगे जो 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 स्पाइनल कार्ड से आएंगे, दे विल आल्सो एंटर इनटू द पेडिंकल्स, लेकिन ज्यादातर जो ट्रैक्स होंगे वो जो सेरिब्रम से भी आए थे उनमें से तो कोई भी डायरेक्ट नहीं जा सका, तो वो किससे जाएगा, वाया ब्रेन स्टेम। तो इसका मकसद है कि ब्रेन स्टेम वाले वो ट्रैक्स जो सेरिब्रम से आए हैं वो भी ब्रेन स्टेम के किसी ट्रैक के थ्रू जाएंगे, और वो जो उठेंगे ही ब्रेन स्टेम से वो तो जाएंगे ही ब्रेन स्टेम टू सेरिबेलम। इसका मकसद है कि ज्यादातर जो ट्रैक्स हैं वो ब्रेन स्टेम टू सेरिबेलम जाते हैं। इवन आपके स्पाइनल कार्ड वाला जो है ना, स्पाइनो सेरिबेलार, वो तो चलो स्पाइनल कार्ड के डार्सलिस न्यूक्लियस से गया है, लेकिन स्पाइनो ओलिवरी वो तो ओलिवर से गया है ना, तो ये तो ब्रेन स्टेम टू सेरिबेलम कहलाएगा। स्पाइनो ओलिवरी ओलिवो सेरिबेलार, कार्टिको पोंटो पोंटो सेरिबेलार, कार्टिको ओलिवरी ओलिवो सेरिबेलार। तो ये ट्रैक्स जितने भी हैं, ये जितने भी ट्रैक्स आपको सेरिबेलम की तरफ जाने वाले नजर आएंगे, दे ऑल कम फ्रॉम ब्रेन स्टेम टू सेरिबेलम मोस्टली। समझ गए? तो ब्रेन स्टेम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो चार कंपोनेंट हैं उसमें एक था सेरिब्रम, वहां से तो कोई जाता ही नहीं है, तो बाकी रह क्या गया। अब जो जाएगा वो या ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से या ब्रेन स्टेम से, और स्पाइनल कार्ड में तो एक दो ही है जो जाते हैं, ज्यादातर तो ब्रेन स्टेम टू सेरिबेलम जाते हैं, यहां से तो यकीनन जाएंगे। और उसके बाद ब्रेन स्टेम टू स्पाइनल कार्ड भी बहुत सारे।
समझ गए? इनको बेस बनाते हुए आप अपने डिसेंडिंग ट्रैक्स को जहां डिसेंड करने की कोशिश करें, ये बेस बनेगा आपका। माने इसका मकसद ये हो गया कि जैसे ना असेंडिंग ट्रैक्स को आप लोगों ने डिवाइड किया कि भाई असेंडिंग ट्रैक्स फ्रॉम स्पाइनल कार्ड, असेंडिंग ट्रैक्स ऑफ ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कार्ड वाले 3 मेजर तो 2 माइनर, ऊपर से 3 मेजर सेंसरी, जनरल सेंसरी तो 3 स्पेशल सेंसरी, तो 6 ऊपर 5 नीचे करके हमने 11 ट्रैक्स अच्छे वाले जो है ना, खास तौर पे जो हमें काम आएंगे आगे, वो हमने यहाँ पे जनरेट किए। तो यहाँ पर भी इनको थोड़ा सा ग्रिप में लाने के लिए कि डिसेंडिंग ट्रैक्स हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो उनका एक तरीका होना चाहिए कि ये स्टार्ट कैसे होते हैं। एक दफा जब समझ में आ गया स्टार्ट यहाँ से होते हैं, तो फिर ट्रैक्स को नीचे लाना कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है कि भाई पता चल जाएगा। ऐसे नहीं है कि हम कोई भी ट्रैक कोई भी उठा लें, कभी एक ब्रेन स्टेम से उठाएं, कभी वहां से उठाएं, कभी नहीं, भाई एक ऑर्डर के साथ उठाओ। वो देखो कि कौन कौन से ट्रैक्स आपको इन डायग्राम्स में नजर आते हैं और कौन से नहीं नजर आते जो आप अपने हाथ से बना सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल है, सबसे बड़ा जो ट्रैक्ट है आपका वो कार्टेक्स, सबसे बड़े बड़े ट्रैक्स कार्टेक्स से उठते हैं, तो उन ट्रैक्स को आप यहां पे देखें। नाउ सी हियर इन दिस एरिया स्पेशली, अब जो पहला ट्रैक्ट है कहां से उठा रहे हैं हम लोग? कार्टेक्स से। सी नाउ दिस, अब देखिए ये पहला ट्रैक्ट आप कार्टेक्स उठा रहे हो, ये कार्टेक्स है। अब कार्टेक्स से जैसे आप ट्रैक्ट उठाएंगे ना, जैसे सेरिब्रल कार्टेक्स है, ये आप सेरिब्रल कार्टेक्स है, ये सेल बॉडी बैठी हुई है मोटर कार्टेक्स के अंदर। अब मोटर कार्टेक्स के अंदर जैसे सेल बॉडी बैठी हुई है, उसका एग्जाम का बंडल नीचे आएगा, और जैसे नीचे आएगा कार्टेक्स जैसे छोड़ेगा व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रम, क्योंकि वो इंटरनली व्हाइट मैटर होता है, उस व्हाइट मैटर के बीच में फंसे हुए होते हैं न्यूक्लिया भी, खासतौर पे नीचे के एरियाज में, और नीचे के एरियाज में तो फिर डायन्सेफलॉन भी है। डायन्सेफलॉन के ठीक बाहर आपको बड़े बड़े न्यूक्लिया मिलेंगे। सबसे बड़ा न्यूक्लियस तो यूं समझ लो कि आपका जो डायन्सेफलॉन है, जो मैंने आपको बताया था, डायन्सेफलॉन बेसिकली बहुत सारे यूनिट्स जैसे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस, बहुत सारी चीजें मिलके एक साइड पे, ऐसी चीजें दूसरे साइड पे, दोनों को मिलाओ ताकि इनकी मीडियल सरफेस टच ना करें। आप ऐसे जोड़ के एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, इसका नाम डायन्सेफलॉन है। माने इसका मकसद है कि 2 थैलेमस, 2 हाइपोथैलेमस, 2 एपिथैलेमस, दो होंगे, लेफ्ट राइट, और यही आप जोड़ के यहां पर बीच में जो कैविटी क्रिएट करेंगे, ये इसका वेंट्रिकल होगा, ये थर्ड वेंट्रिकल। और इसको जोड़ के जो मेरे हाथ हैं ये दोनों हाथ डाल के ऐसे सेरिब्रम के वो जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसके बीच में ऐसे अंदर से डालेंगे ताकि उसका इंफीरियर सरफेस सिर्फ इंटैक्ट नजर आए, बाकी सारा एम्बेडेड हो जाए बाय व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रम, जिसमें बैठे हुए हैं बेजल न्यूक्लिया भी। इसका मकसद है कि बेजल न्यूक्लिया इस डायन्सेफलॉन के लेटरल साइड पर रिलेटेड होंगे। आप बीच में डाल रहे हो तो एक साइड पे इसके बेजल न्यूक्लिया ऑफ वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरे साइड से बेजल न्यूक्लिया सिमिलर ऑफ अनदर सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये जो लेटरल साइड ऑफ डायन्सेफलॉन है, सबसे पहले व्हाइट मैटर के बीच में फंसा हुआ सबसे बड़ा न्यूक्लियस तो इसके साइड में बैठा हुआ होगा, टच नहीं करेगा लेकिन जगह होगी इतनी थोड़ी सी, हाँ, जो लेटरल सरफेस ऑफ डायन्सेफलॉन और उस बेजल न्यूक्लियस के बीच में थोड़ी सी जगह बाकी रहेगी। अब अंदाजा लगाएं, सारे असेंडिंग ट्रैक्स आप थैलेमस में भेज चुके हो और उनके जो अगले ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन है वो इतने बंडल बना के बाहर निकलने वाली हो, जगह दी है तुमने इतनी सी, उस जगह में निकलना है, यहां पे आना तो है आपको, तो उसमें फंसेंगे सारे, ये ऐसे कैप्सुलेटेड हो जाएंगे, उसको इंटरनल कैप्सूल कहते हैं। और ये बाद में जब फंसने के बाद जब खुल के आ जाएंगे फिर तो ये फैल जाएंगे, फिर कोरोनरी रेडिएटा बन जाएंगे। लेकिन ये मामला ये नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे गए हैं, ये गए सेंसरी एरिया पे, और सेंसरी एरिया के साथ जो बैठी हुई है हमारी मोटर एरिया, इनके बने हुए रास्ते पर वो भी चलना शुरू कर देते हैं। पहले वो भी कोरोनरी रेडिएटा, बाद में वो भी इंटरनल कैप्सूल। तो इंटरनल कैप्सूल में सेंसरी और मोटर दोनों ही होते हैं। जगह होती है इतनी छोटी सी, अब इतने फाइबर आपने फंसाए हैं, वो जगह पहले ही तंग, ऊपर से मोटर फाइबर भी आ गए। लेकिन मोटर फाइबर में से कोई भी फाइबर आपके थैलेमस में रिले नहीं करता, क्योंकि इसका टारगेट थैलेमस है ही नहीं, इसका टारगेट है आगे मोटर न्यूरॉन्स ऑफ आइदर क्रेनियल नर्व्स और एंटीरॉन सेल्स। क्योंकि जो वॉलंटरी एक्टिविटी जो हो रही है अभी, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इस वक्त वॉलंटरी एक्टिविटी कंट्रोल होने जा रही है, तो जब ये वॉलंटरी एक्टिविटी कंट्रोल होने के लिए जब ये जाएंगे ट्रैक से जाए, तो ये यहां से गुजरेंगे इंटरनल कैप्सूल से, लेकिन ये इस तरीके से यहां से जाके फिर सीधा मिड ब्रेन में चले जाएंगे। ये थैलेमस से बात नहीं करेंगे, क्योंकि सीधा टारगेट है कौन? आपका मोटर न्यूरॉन्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स और
ये वॉलंटरी मोटर न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूं, इनवॉलंटरी की नहीं। इनवॉलंटरी के लिए पेपर इंतजार कर रहा है कौन? हाइपोथैलेमस। और ऐसे ही फिर सिर्फ वॉलंटरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज यानी वॉलंटरी न्यूक्लियाई ऑफ द क्रेनियल नर्व्स ही नहीं, साथ साथ एंटीरियर हॉर्न सेल्स भी, वो 3 क्वार्टर्स जो आपने देखे मीडियल लेटरल फला, ये उसमें भी लेटरल हॉर्न नहीं, T1 से L2 या फिर S2 3 4 नहीं, और यहां पर भी वो 4 न्यूक्लिया नहीं, एडिंगर वेस्टफेल और ये जनरल सोमेटिक इफरेंट, ये जनरल सोमेटिक इफरेंट को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस है, वो आएगा। हाँ हाँ, वो विसरल तो हाइपोथैलेमस मौजूद है, वो आएगा, वो बाद में अपने डिसेंडिंग फाइबर्स देगा, वो अगले दूसरे वाले पोर्शन में जो मैंने आपको बताया सेरिब्रम से, वो होंगे फ्रॉम हाइपोथैलेमस ऑनवर्ड, वो फिर ब्रेनस्टेम पे भी रुकेंगे, एडिंगर वेस्टफेल और सुपीरियर सैलिवेटरी इंफीरियर और डार्सल वेगल पर, और नीचे भी जाएंगे थोरेकोलम्बर और सैक्रल आउटफ्लो पे, वो डिसेंडिंग ऑटोनोमिक फाइबर्स कहलाएंगे, वो जाएंगे तब देख लेंगे। यहां पर इनको देखो, ये फाइबर्स इस तरीके से यहां पे गए और जाने के बाद ये देखिए अंदर जाएंगे और ये सीधा आपके मिड ब्रेन में, और मिड ब्रेन में ये सबसे आगे होते हैं। आपने देखा था ना, जब मैंने आपको मिड ब्रेन में सेरिब्रल पेडिकल को ऐसे खोला था तो सबसे आगे था क्रेस सेरिब्री, और क्रेस सेरिब्री को जब मैंने अंदर एंटर करवाया था किसमें, व्हाइट मैटर ऑफ द सेरिब्रम में, तो मैंने बताया था ना आपको, वो किसी से बात नहीं करता, वो सीधा निकल जाता है ऐसे। वो कहां से निकलता है? इंटरनल कैप्सूल से, फिर कोरोनरी, ये ऐसे आते हैं लाइक दिस इनटू द सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन, क्रेस सेरिब्री में। तो ये जो इस वक्त कार्टेक्स से उठा हुआ ट्रैक्ट है, ये कहां जाएगा? ये कार्टेक्स से उठा हुआ जो ट्रैक्ट है, यहां से अपने ये फाइबर्स, ये देखिए यहां से फाइबर बनाए इसने, ये रेड कलर का जो मैं बना रहा हूं, ये साइड से ही गुजरे, इधर से किसी से बात नहीं की, थैलेमस वेलेमस को देखा ही नहीं, बल्कि वहां से उठने वाले जो छोटे से ट्रैक्स हैं वो सेंसरी वाले थे, उसके साइड से गुजर जाएंगे। ये इसका मकसद ये है कि इस इंटरनल कैप्सूल पर अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मोटर और सेंसरी दोनों जाएंगे, और जाएंगे भी अपोजिट साइड के। और ये यहां से अंदर, ये आप यहां से करते करते ये आ गए कहां? ये आप मिड ब्रेन में आ गए, ये आपका मिड ब्रेन है कहां? क्रेस सेरिब्री में। और क्रेस सेरिब्री के बाद और जो नीचे उतरेंगे तो पोन्स में, और पोन्स में किस जगह? सबसे आगे आगे। और सबसे आगे क्या था? सबसे आगे थे ट्रांसपोंटाइन फाइबर्स, उसको हम कहते हैं बेजल पार्ट ऑफ द पोन्स, बेसिस पोंटिस। और वो क्रेस सेरिब्री का नाम, क्रेस सेरिब्री किसका हिस्सा है? सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन का, इसलिए उसको हम कहते हैं बेसिस पेडिकुला, बेजल पार्ट ऑफ द पेडिकल, सबसे आगे वाला 1/3। तो ये बेस में होते हैं, बेजल पोर्शन में। तो वहां बेजल पोर्शन में आपने क्रेस सेरिब्री में देखे फाइबर्स, उसके बाद आपने बेसिस पेडिकुल, बेसिस पोंटिस में या बेजल पार्ट ऑफ पोंट में ट्रांसपोंटाइन फाइबर्स, वो ये से थे, इन्होंने बीचों बीच में बंडल बनाते बनाते वो गुजर गए वहां से, क्यों ट्रांसपोंटाइन फाइबर ट्रांसवर्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल है, कोई मसला नहीं है, कितने भी लेयर हों बीच में से आप गुजर जाएंगे आराम से। और जैसे गुजर के आप आएंगे पैरामिड में, तो नीचे आपको पता है मेडुला ऑब्लांगेटा में पैरामिड्स मौजूद हैं, तो पैरामिड को ऑक्यूपाई करेंगे, ये आपको पैरामिड में आ गए। आप देखिए ये अनइंटरप्टेड राइट फ्रॉम अबाउट डाउनवर्ड, ये ऊपर चले गए, ये पिरामिड में यहां पर है। और पिरामिड में आने के बाद आपको पता है कि कार्डल मोस्ट पिरामिड के अंदर वो हो जाते हैं क्रॉस, और फिर कहलाते हैं वो मेजर, जिसको हम कहते हैं मेजर मोटर, ग्रेट मोटर डिकसेशन, यहां से डिकसेट हो जाएंगे, और ये अब रन करेंगे इन द लेटरल वाइड कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अंडरस्टैंड? ये लेटरल वाइड कॉलम में, वो जो दूसरे साइड से आ रहा था, ये दूसरे साइड के लेटरल में अब जाके हुए हैं ये क्रॉस। अब इसका मकसद है कि अपनी लाइन पर किसी भी जगह पर ब्रेन स्टेम में सेरिब्रम से लेके कहीं पर भी इनको अगर डैमेज हुआ तो आपके बॉडी का अपोजिट साइड जो होगा उसमें हेमीप्लेजिया हो जाएगी। और ये है, ये गए हैं किस लिए? एंटीरियर हॉर्न सेल्स के लिए। और एंटीरियर हॉर्न सेल्स जो यहां बैठे हुए हैं, ये इनको जाके स्टिमुलस देंगे, और वहां से जो निकलेगा आगे से वो आपकी मोटर एक्टिविटी जनरेट होगी उससे। तो इसका मकसद है कि ये अगर लेफ्ट साइड से है तो कंट्रोल राइट से हो रहा है, इसको ये अपर मोटर न्यूरॉन कहलाता है, और वहां से एंटीरियर हॉर्न सेल्स अनवर्ड जो है ये लोअर मोटर न्यूरॉन कहलाता है। ये जो प्रॉब्लम है ना ऊपर वाला, ये किसी भी जगह हो सकता है। ये प्रॉब्लम सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम इंटरनल कैप्सूल में भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम मिड ब्रेन में भी हो सकता है, तो पोन्स में भी, तो किसी भी जगह पे लाइन है, एक तरह से एक पाइप लाइन है, किसी भी जगह पे ब्लास्ट हो सकता है उसका। जरूरी थोड़ी है कि वो अपनी कैचमेंट एरिया पे जहां से वो इनिशिएट हो रही है वहां से हो, वो ग्रेड स्टेशन पर ना हुआ, रास्ते में कोई पाइपलाइन कोई काट के चला जाए, किसी भी जगह पे प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम सेम होगा, लेकिन मैनिफेस्टेशन सेम होगी, लेकिन उसके साथ एडिशनली मैनिफेस्टेशन उस हिसाब से होंगी जिस जगह से ये डैमेज हुआ है। ब्रेन स्टेम में तो आपको पता है कि हर जगह से क्रेनियल नर्व्स अलग अलग होती हैं। अगर क्रेनियल नर्व्स अलग अलग होती हैं तो मिड ब्रेन में अगर होगा तो थर्ड और 4th नर्व के प्रॉब्लम के साथ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन भी होगी।
और नर्व होगी सेम साइड की, और साथ में आप देखेंगे प्रॉब्लम जो है वो हेमीप्लेजिया अपोजिट साइड की, नर्व सेम साइड। पोन्स में आएंगे तो मसला दूसरा, पोन्स के अंदर फेशियल ज्यादा प्रॉब्लम कराएगी आपको, रेबड्यूसेंट, और साथ में हेमीप्लेजिया भी होगा। हाँ हाँ, कार्टिकोबल्बर के लिए जाहिर है वो भी तो आ रहे हैं ना। कार्टिकोबल्बर ना भी हो, चलो इस जगह पर जब प्रॉब्लम होगा तो उनके अपने जो न्यूरॉन्स हैं वो लोअर मोटर वो भी तो जाया होंगे ना। बाबा यहां से अगर चला गया तो एब्ड्यूसेंट का न्यूक्लियर खुद भी तो जाएगा ना, तो कार्टिको न्यूक्लियर को रहने दो, चलो फिर भी उसका अपना प्रॉब्लम तो होगा ना लोअर मोटर, क्योंकि इस्कीमिया हुई है। अगर ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गया पोन्स का तो पापा कार्टिको न्यूक्लियर जाएगा कि एब्ड्यूसेंट का न्यूक्लियर खुद भी जाएगा, तो वो लोअर मोटर होगा ना। और उसके साथ साथ फेशियल नर्व भी गई, तो इसका मकसद है कि अगर फेशियल नर्व और मीडियल स्ट्रेबिस्मस हो गया और साथ में हेमीप्लेजिया भी, ऑक्लोमोटर का मसला ही नहीं हुआ है न हाइपोग्लाइसल का, तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ पोन्स के अंदर है। तो ये जो नर्व्स हैं ये उम्मन एक तरह से चुगली खा लेती हैं कि ये गड़बड़ जो है ये डिसेंडिंग ट्रैक में हुई है, लेकिन क्योंकि ये दो नर्व्स इन्वॉल्व हैं, दैट मींस द प्रॉब्लम लोकलाइज्ड इज इन दैट पीस ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ योर ब्रेन स्टेम। और अगर किसी भी नर्व में कुछ ना हुआ हो फिर भी हेमीप्लेजिया हो, समझ लो कि ये ऊपर का खेल है। ये मामला जो है फिर इंटरनल कैप्सूल और इन चीजों का है। और फिर जब इंटरनल कैप्सूल का मामला होगा तो फिर वहां पे सेंसरी मसला भी होगा। ये सारी चीजें चल के ऊपर दिखाएंगे। ज्यादातर उनका मसला ज्यादा होता है इंटरनल कैप्सूल के प्रॉब्लम को लेके, हेमीप्लेजिया के पेशेंट ज्यादातर वो पेशेंट आएंगे आपके पास, इंटरनल कैप्सूल के मसले। इवन हेमरेज हुई तो भी और इस्कीमिया हुई तो भी, ब्लॉकेड अगर हो गया, इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ तो भी, और इवन हेमरेज हो गई अगर हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ तो भी, ये ज्यादातर इंटरनल कैप्सूल के मसले आते हैं। लेकिन नीचे पोंटाइन हेमरेज भी हो सकती है, मेडुलरी भी प्रॉब्लम हो सकता है, इवन मिड ब्रेन का भी हो सकता है। और वहां पे लोकलाइजेशन काफी आसान होगी, इसलिए क्योंकि क्रेनियल नर्व्स भी एडिशनली अफेक्ट होंगी। अगर हाइपोग्लाइसल और इसमें मसला ना हो, सीधा फेशियल में हो और ऑक्लोमोटर भी बच गई हो तो ये पोन्स का मसला है। अगर फेशियल बच गया हो, हाइपोग्लाइसल बच गई है, ऑक्लोमोटर इन्वॉल्व हुई है तो ये मिड ब्रेन का प्रॉब्लम है। फेशियल बच गई है, ऑक्लोमोटर भी बच गई है, हाइपोग्लाइसल का मसला है तो ये प्रॉब्लम मिडिल ऑब्लांगेटा में। तो ये आपका ये ट्रैक्ट आपको इस तरीके से आ गया। और मैंने बताया 3/4 ऑफ फाइबर क्लास रन ऑन द लेटरल साइड, इसका नाम पड़ जाएगा लेटरल कार्टिकोस्पाइनल। और जो नहीं होंगे क्रॉस, जो सेम साइड पे ही रन करेंगे अभी तो दे विल रन इन द सेम साइड, दे विल एंटर हियर इनटू द एंटीरियर वाइड कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब इससे जाहिर ये हुआ कि अगर मैं यहां से स्पाइनल कॉर्ड को काट के आपको यहां दिखाऊं तो आपके जो ट्रैक्स इस वक्त यहां पे क्रॉस होके आए हैं ऐसे, वो रन करेंगे यहां, और जिन्होंने क्रॉस नहीं किया वो रन करेंगे इस एंटीरियर पोर्शन में। अंडरस्टैंड? इसका नाम पड़ जाएगा लेटरल कार्टिकोस्पाइनल, और जो सीधा रन कर रहे हैं उनका नाम पड़ जाएगा एंटीरियर कार्टिकोस्पाइनल। ये रन करेंगे सेम साइडेड एंटीरियर वाइड कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, वो रन करेंगे अपोजिट साइडेड लेटरल वाइड कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और वो जो रन कर रहे हैं लेटरल साइड पर कंट्रालेटरली, क्योंकि ये आए हैं इधर से, ये कंट्रालेटरली इस तरीके से आए, जैसे यहां आए तो इनका जो टारगेट होगा वो होगा ये एंटीरियर हॉर्न सेल्स, लेटरल ग्रुप ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल्स। क्योंकि फिर एंटीरियर हॉर्न सेल्स के फिर 3 ग्रुप्स हैं, एक ये जो आप यहां पे लेटरली देख रहे हो, एक ये जो आप मीडियली देखेंगे, और दूसरा जो ये इंटरमीडिएट होगा। तो ये लेटरल, तो लेटरल ग्रुप में होगा। और जितना आप लेटरल जाते जाएंगे ना, और लेटरल इतना डिस्टल, ये न्यूरॉन्स बाकायदा टोपोग्राफिकली अरेंज्ड होते हैं ऐसे, मोर लेटरल यू आर मोर डिस्टल द न्यूरॉन्स विल टारगेट। तो इसका मकसद है कि जो लेटरल कार्टिकोस्पाइनल है, क्योंकि ये पूरा लेटरल को ग्रिप कर रहा है, इसका मकसद ये है कि ये डिस्टल लिम्ब्स पे ज्यादा टारगेट कर रहा है, क्योंकि ये मीडियली आ ही नहीं रहा। और डिस्टल लिम्ब पे होने की वजह से आपके स्किल्ड एक्टिविटी को जो कंट्रोल करते हैं, जिससे स्किल होती है, वो डिस्टल से होती है। आप अपने आर्म से तो नहीं लिखते, लिखते हैं आप फोर आर्म से भी नहीं है, लिखते हैं आप इससे भी नहीं, आप तो फिंगर से लिखते हैं। मानो मोस्ट डिस्टली दे विल बी एक्चुअली मोर स्किल्ड, वो मोर स्किल्स को। तो इसका मकसद ये हो गया कि अगर फॉर एग्जांपल राइट किसी भी जगह पर आपका राइट साइड कार्टिकोस्पाइनल अगर ब्रेन स्टेम में चला गया, तो अपोजिट साइड आपकी डिस्टल लिम्ब की जो स्किल्ड एक्टिविटी है वो टोटली पैरालाइज हो जाएगी, क्योंकि उसको कंट्रोल कर रहा है कौन? लेटरल कार्टिकोस्पाइनल दैट हैज गॉन टू द अपोजिट साइड। हालांकि फाइबर्स आपके यहां से, लेकिन वो जो एंटीरियर कार्टिकोस्पाइनल रन कर रहा था ना,
ये नहीं समझना कि ये सेम साइड पे रन कर रहा है तो ये सेम ही होता हुआ आ जाएगा। ये जिस जगह पर होगा जहां उसको क्रॉस करना होगा, यहां पर वो अपने सेम को तो करेगा ही कंट्रोल, लेकिन यहां से इंटीरियर वाइड कमीजर्स में होता हुआ अपोजिट को भी करेगा। माने इसका मकसद ये हो गया, और ये साथ में इसका भी यही हाल होगा, ये इंटीरियर वाइड कमीजर में क्रॉस करेंगे। माने इसका मकसद है कि अगर मैं यहां से कट लगा दूं तो मेरा इंटीरियर कार्टिकोस्पाइनल भी जाएगा, जिसकी वजह से मेरा मीडियल ग्रुप भी उसी साइड का भी जाएगा, अपोजिट का भी जाएगा। लेकिन इन दोनों को प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि दूसरे साइड वाले भी दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मकसद यह है कि ये दोनों वीक जरूर होंगे, मुकम्मल नहीं जाएंगे। मुकम्मल का प्रॉब्लम किसको होगा? लेटरल वाले ग्रुप को, और वो भी किसको? अपोजिट साइड को। माने स्किल्ड एक्टिविटी ऑफ द अपोजिट साइड विल बी टोटली गॉन, बट द पोस्चरल एक्टिविटी, वो जो स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी है, बोथ द साइड्स विल बी जस्ट वीकेंड, इट विल नॉट बी एक्चुअली अबॉलिश टोटली। इसका मकसद यह है कि अगर हेमीप्लेजिया हो जाती है तो पेशेंट जो बाद में रिकवर होकर वापस घर जाएगा, स्किल्ड एक्टिविटी अब उसमें इतनी नहीं रहेगी। पोस्चरल वो जो स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी है, क्योंकि वो बायलैटरली मीडियल ग्रुप आपके गर्डल्स को और प्रॉक्सिमल लिम्स को सप्लाई करता है, वो एक साइड वाला भी डैमेज हुआ है लेकिन दूसरे साइड वाला दोनों को कर रहा है। इसलिए एंटीरियर कार्टिकोस्पाइनल विल बी सेगमेंटली क्रॉस्ड बट नॉट क्रॉस एज सच फुल्ली। वो तो 3/4 एक साथ ही ऐसे ये रास्ते में से होते जाते हैं, अपनों को करके फिर साइड को, क्योंकि आगे से इंटीरियर वाइड कमीजर के लिए जगह है। ये कार्टिकोस्पाइनल पाथवे है, और क्योंकि पैरामिड में गुजर रहा है तो इसका मिसनॉमर ऐसे पड़ गया है पैरामिडल ट्रैक्ट। हालांकि सिर्फ पैरामिड में से थोड़ी पास हो रहा है ये, इसका तो बहुत बड़ा कोर्स है ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन बहरहाल इसका नाम पड़ गया है पैरामिडल ट्रैक्ट। ये सबसे बड़ा जो ट्रैक्ट है ना एंटीरियर हार्न सेल्स को कंट्रोल करने वाला आपके पूरी बॉडी को, वो ये है। इस ट्रैक्ट को क्योंकि इंटरनल कैप्सूल से गुजरता है तो इंटरनल कैप्सूल सबसे बड़ा वल्नरेबल एरिया है। क्यों? क्योंकि व्हाइट मैटर का इतना बड़ा बंडल है, उसको ब्लड सप्लाई चाहिए जबरदस्त, और 2 डेलिकेट आर्टरियां उसको सप्लाई कर रही हैं। कभी भी उनमें ब्लॉकेड आ सकता है, वो ब्लॉकेड आ सकता है, कभी वो रप्चर हो सकती है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन अनट्रीटेड अगर है तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये हेमीप्लेजिया रप्चर होके वो प्रॉब्लम हो जाए तो हम इसको कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। और उसमें अगर कोई थ्रोम्बस, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जैसे कोरोनरी आर्टरियों में होता है, वैसे यहां हो जाए तो अपन उसको कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। 10 में से 9 पेशेंट जो 9 पेशेंट होते हैं वो इस्कीमिक स्ट्रोक से आते हैं, और 1% जो आएगा वो हेमरेजिक स्ट्रोक से आएगा। लेकिन सिम्टम दोनों के एक जैसे होंगे और ट्रीटमेंट दोनों की डिफरेंट होगी। इसलिए सबसे पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले आप सीटी स्कैन कराएंगे उसका कि ये हेमरेज है कि ये इस्कीमिया है, क्योंकि जब हेमरेज होगी तो क्लाट बनाने की कोशिश करेंगे आप, और जब इस्कीमिया होगी तो क्लाट तोड़ने की कोशिश करेंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि वहां हेमरेज हो और तुम इस्कीमिया समझ के क्लाट तोड़ने की कोशिश करो, इससे तो हेमरेज और ज्यादा हो। इतना पैराडॉक्स ट्रीटमेंट होता है, कंट्रास्ट ट्रीटमेंट। इसलिए पहला काम सीटी स्कैन करवा के आओ। पेशेंट ऐसे ही आ जाए ना एकदम से ट्रीटमेंट कभी स्टार्ट नहीं करो। पेशेंट को बोलो बाबा, अटेंडेंस को बोलें जाके इसकी पहले सीटी करा के। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक है। तो ये कार्टिकोस्पाइनल इस तरीके से होंगे। अगर ये ट्रैक्स आपने यहां पे देखेंगे तो भाई ये तो तुमने एंटीरियर हार्न सेल्स की बात की है, इनसे मिलती जुलती चीज जो एंटीरियर हार्न सेल्स हैं वो तो नेक से लेकर टो तक का मामला था। इससे ऊपर ये जो फेस का मामला है जहां सेंसेशन है तुम्हें बताइए, तो वहां मोटर एक्टिविटी नहीं है क्या? इतना मोटर, इतनी स्केलेटल एक्टिविटी है यहां पर, लेकिन वहां स्केलेटल एक्टिविटी जस्ट एंटीरियर हार्न सेल जैसी ही नहीं है, उससे थोड़ी सी हटके भी है। हटके मतलब वॉलंटरी है लेकिन फिर विसरल वॉलंटरी है, स्पेशल विसरल। माने स्पेशल विसरल इफरेंट न्यूक्लियाई भी इसके रेंज में आएंगे, और साथ में वो तो आएंगे ही एंटीरियर हार्न सेल से मिलते जुलते जनरल सोमेटिक इफरेंट। माने नीचे से जाओ तो जनरल सोमेटिक इफरेंट वो जो आपके मिडलाइन के साथ 4 चल रहे थे, हाइपोग्लॉसल, एब्डिसेंट, ट्रोक्लियर एंड अक्लोमोटर, और साथ में वो फेरेंजियल आर्चेस वाले न्यूक्लियाई। नीचे से जाएं तो चलो न्यूक्लियस एम्बिगस, फिर फेशियल का, और उसके बाद ट्राइजेमिनल का। तो ये 7, 8, 10 न्यूक्लिया जो हैं इनको कंट्रोल करने के लिए ऐसा ही ट्रैक्ट इनकी साथ ही रन करेगा, क्योंकि एरिया तो वही है ना, मोटर एरिया होगी फेस की थोड़ी सी उसके साथ होगी, क्योंकि वहां पर एरिया जो है वो बिल्कुल डिफरेंशिएटेड होती है। मोटर एरिया पूरी होगी, ये होगा जैसे पूरा पाकिस्तान, लेकिन भाई वे सिंधी लोग जो सिंध में रहेंगे, पंजाबी लोग जो यहाँ रहेंगे, उनके सूबे उन्हीं हिसाब से हैं। तो जहां पर भी ऐसा ही होगा भाई, हेड के जो रीजन में ये इनका टुकड़ा अलग है, ये इनका टुकड़ा अलग है, ये एक ही मोटर एरिया है, नो डाउट। पूरी बॉडी छपी हुई है इसके ऊपर, रिटर्न का एरिया ये होगा, फलां का एरिया ये, इस तरीके से वहां से चलेंगे। आप थोड़ा सा एरिया वहां पे देख लो बस, सिर्फ यहाँ कई भाई इनको मैं स्टार्ट करवा दूंगा, यहां से इसी एरिया से हम स्टार्ट कर लेंगे, यहां से इन्हीं के साथ चलाओ, सेम चीज है, आई सेम जगह से रहें।
सेम साइड पर, मिड ब्रेन में आ गए, क्रेस्ट सेरिब्री में। अरेंजमेंट दिखाता हूं उसका, साइड में चलेंगे, उसका हिस्सा दे देंगे, ऐसे नहीं कि ओवरलैप करेंगे, चलो ठीक है। थोड़ा और नीचे चलाएंगे तो फिर पोन्स आ जाएगा, पोन्स में भी इन्हीं के साथ रन करेंगे बंडल बना के, इनके अपने बंडल्स होंगे, चलो उसके बाद ये फिर पिरामिड में आएंगे। लेकिन क्योंकि ये इससे नीचे नहीं जाएंगे, रास्ते में इनको अपने मर्जी के न्यूक्लियाई मिलते जाएंगे, और जहां जहां मिलते जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ हो रहे हैं, तो ये अपने साइड वालों को तो करेंगे ही, साथ में अपोजिट वाले को भी करेंगे, क्योंकि कार्टिको-स्पाइनल ने भी तो यही किया था ना, ठीक है ना। ये आप कहेंगे सर उसने तो ऐसे ही किया था कि लेटरली इसलिए गया था कि ताकि स्किल्ड एक्टिविटी वाले के लिए सेम साइड इसलिए रहा था क्योंकि वो बाद में क्रॉस होके फिर स्टेबलाइजिंग मसल्स को, जो गर्डल्स के मसल्स हैं, यहाँ तो कोई स्टेबलाइजेशन का मसला ही नहीं है। यहाँ ये जो आएगा ना कार्टिको होके, ये न्यूक्लियाई पे आके एंड करेगा, जो क्योंकि हमने आपको बताया था नॉट फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स जस्ट टू स्पाइनल कॉर्ड बट फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स टू ब्रेन स्टेम आल्सो, ये वाला उस कैटेगरी में आएगा, तो इसका नाम पड़ जाएगा कार्टिको बल्बर ट्रैक्ट, या कह सकते हो उसको कार्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट। अब इनका नाम न्यूक्लियर ट्रैक्ट पड़ गया है, कार्टिको न्यूक्लियर, क्योंकि इस जो स्केलेटल ये जो वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करने वाले मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, इनको हम कहते हैं यहां पर बल्ब्स आल्सो, मोटर न्यूरॉन्स यानी न्यूक्लियाई, वॉलंटरी न्यूक्लियाई ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। और उनमें आपको पता है दो ग्रुप्स होंगे अब की बार, जनरल सोमेटिक इफेरेंट तो होगा ही, एडिशनली स्पेशल विसरल इफेरेंट भी होगा, क्योंकि वो भी तो वॉलंटरी है ना, उनको बल्ब्स कहते थे, तो यू कॉल देम द बल्ब्स, इसलिए ट्रैक का नाम पड़ेगा कार्टिको बल्बर ट्रैक, लेकिन इसका नाम अब हो गया कार्टिको न्यूक्लियर, दोनों डाल सकते हैं आप। तो यहां से ये इस तरीके से होगा, और दैट विल कंट्रोल द सेम एंड ऑल द अपोजिट, मोर टू द अपोजिट लेस टू द सेम। लेकिन थोड़ी सी बात मैं ये बता दूं आपको कि कुछ न्यूक्लियर ऐसे होते हैं, इसका मकसद ये है कि अगर मैं यहां से कार्टिको न्यूक्लियर को काट दूं तो दोनों साइड के न्यूक्लियर वीक होंगे, खत्म नहीं होंगे, ऐसे ही जैसे वो मीडियल वाले, मीडियल में आपका पूरा कट गया था ना, अगर उसके बावजूद आपके दोनों मीडियल बच गए थे, क्यों? क्योंकि दूसरे साइड वाला भी तो इस साइड वाले की तरह ही करेगा ना, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट और राइट दोनों को कर रहा है, राइट वाला राइट और लेफ्ट दोनों को कर रहा है, राइट वाले को काट दोगे तो राइट और लेफ्ट दोनों जाएंगे, लेकिन लेफ्ट वाला जो इंटैक्ट है, तो क्योंकि वो लेफ्ट और राइट दोनों को कर रहा है तो दोनों वीक हो जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। तो यहां भी ऐसे ही होगा, अगर आपका कार्टिको न्यूक्लियर चला गया ना तो हेमीप्लेजिया होगी, फेस के ऊपर आपको पैरालिसिस नहीं मिलेगी, क्यों? दूसरी साइड से सप्लाई हो रहा है ना, बायलेटरली है ना, वीकनेस हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन मैनिफेस्टेशन अपनी फेस पे अपीयर नहीं होगी अनटिल कि कोई ऐसा एरिया हो फेस पर जो लेटरल कार्टिको स्पाइनल की तरह 100% अपोजिट साइड से सप्लाई हो रहा हो, वो तो जाएगा ना, जाहिर है ऐसा होता है। ऐसा हर जगह नहीं होगा, ऐसा होता है सिर्फ दो जगहों पर, और ये दो जगह माने कौन सी दो जगह होगी? फेशियल का जो मोटर न्यूक्लियस है ना, उसका लोअर हाफ ऑफ फेस, दैट इज कंट्रोल्ड 100% बाय अपोजिट साइड। इसका मकसद ये कि कार्टिको न्यूक्लियर गया तो फेस पे और कुछ तो नहीं होगा, लोअर हाफ ऑफ द फेस अफेक्ट हो जाएगा, ये समझ गए? लोअर हाफ, अपर नहीं होगा। अपर क्यों नहीं होगा? अपर वैसे ही रेगुलरली बायलेटरली सप्लाइड है, एक ये, और दूसरा हाइपोग्लासल नर्व का वो जो छोटा सा हिस्सा जेन्युग्लासस को जो सप्लाई करता है, दैट इज कंट्रालेटरली सप्लाइड 100%, वो जाएगी। वो सब न्यूक्लियस जो होगा, जिसको सब न्यूक्लियस कह सकते हो, बिकॉज हाइपोग्लासल का जो इतना बड़ा न्यूक्लियस है उसमें से जेन्युग्लासस का भी तो हिस्सा होगा ना, जाहिर है, तो जेन्युग्लासस सब न्यूक्लियस कह सकते हो। तो दैट पोर्शन दैट इज एक्चुअली दी जेन्युग्लासस, वो ना हाइपोग्लासल का दैट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज कंट्रोलिंग योर जेन्युग्लासस, दैट विल बी कंट्रालेटरली 100% गॉन। तो इसका मतलब सिर्फ आपकी जेन्युग्लासस मसल अफेक्ट होगी, पूरा टंग नहीं होगा। तो ये चीज जहन में रखने की है, अदरवाइज बायलेटरल कंट्रोल है हर जगह पे। इसलिए जब हेमीप्लेजिया होती है तो ये आपका कार्टिको स्पाइनल कार्टिको न्यूक्लियर दोनों जाते हैं ना एक साथ ही। जब ऊपर से जब हेमरेज होगी तो फिर कार्टिको स्पाइनल क्यों जाएगा? जो उसके साथ लेटा हुआ है वो भी जाएगा। गाड़ी में एक जगह पे एक सीट पे दो बंदे बैठे हुए भी दोनों ही जाएंगे, लेकिन उसका असर जो होगा वो बॉडी पर अपोजिट साइड पर स्किलफुल एक्टिविटी पर जबरदस्त होगा। पूरा हेमीप्लेजिया स्किलफुल एक्टिविटी पर, स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी फिर भी रह जाएगी वीक, और फेस पे इतना ज्यादा असर नहीं होगा सवाए जो कंट्रालेटरली सप्लाई होते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से यहां पर आपको मिलेगा। ये दो मेजर ट्रैक्स हैं इस वक्त जो
एक कार्टेक्स से स्टार्ट हुआ ब्रेन स्टेम पर ग्रुप का कार्टिको न्यूक्लियर, और दूसरा कार्टेक्स से स्टार्ट हुआ स्पाइनल कॉर्ड पर कार्टिको स्पाइनल पैरामिडल ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं। और ये इस तरीके से ट्रैक्स यहां पे जनरेट होंगे। अब ये जब आप ट्रैक देखोगे यहां पर, तो इन्हीं ट्रैक्स को फिर आप लेके आ जाएं अपने डायग्राम्स में और देखें कि ये, क्योंकि ये तो लाजमी दिखाएगा ना ये, और ये आप यहां पर लेके आ जाएं इन दोनों ट्रैक्स को। मेजर ट्रैक्स हैं आपके, हेमीप्लेजिया में बहुत काम आएंगे। इसका मकसद ये हो गया कि अगर ये ब्रेन से लेके सेरिब्रम से लेके उसके व्हाइट मैटर या बेजल न्यूक्लिया या जिस जगह पर भी आए ओस से लेके ब्रेन स्टेम तक जहां पर भी प्रॉब्लम हो जाएगा कंट्रालेटरल हेमीप्लेजिया होगी। लेकिन जब आप नीचे आएंगे और जब ये क्रॉस हो चुके होंगे, तो इसका मकसद है कि वहां जब आपका कट आएगा तो देन विल बी एक्चुअली लोअर मोटर न्यूरॉन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन बिलो द साइट ऑफ लीजन ऑन द सेम साइड, जिस जगह कट लगेगा, क्योंकि अब तो क्रॉस हो चुके हैं। तो ये नहीं है कि यहां कट लगा तो आप यहां एक्सपेक्ट करेंगे, अब नहीं करेंगे एक्सपेक्ट, आप सेम साइड पे एक्सपेक्ट करेंगे। जिसको क्रॉस होना था वो एक दफा क्रॉस हो चुका है अब। तो यहां से कट लग गया तो इसका मकसद ये कि अगर यहां कट लग गया तो नीचे से उस साइट ऑफ लीजन से लेके नीचे तक जितने भी इंटीरियर सेल्स होंगे दे विल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर नर्व सप्लाई एंड वॉलंटरी एक्टिविटी विल बी गॉन, एंड एट द साइट ऑफ लीजन देयर विल बी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन आल्सो, क्योंकि उस जगह से ऐसे जो कट आया है तो उसमें इंटीरियर सेल्स भी इन्वॉल्व हुए होंगे, लेकिन वो सिर्फ उस सेगमेंट के हुए होंगे। तो फ्लैसिड पैरालिसिस सिर्फ उस जगह पे होगी, बाकी नीचे सारी जितनी भी है वो स्पास्टिक पैरालिसिस होगी, समझ गया। लेकिन ऊपर जब होगा ना तो फिर उधर लोअर मोटर न्यूरॉन का तो कोई खेल ही नहीं है, और वहां पर फिर कंट्रालेटरल मसला, और फिर वहां कहां हुआ है ये फिर क्रेनियल नर्व्स बताएंगे आपको, नीचे तो क्रेनियल नर्व्स का कोई खेल ही नहीं, समझ गए। तो ये यहां पर देखा, और अब आप इन्हीं ट्रैक्स को, ये दोनों बड़े मेजर ट्रैक्स हैं, अब जो दोनों मेजर ट्रैक्स हैं तो ऊपर से अगर आप चलाएंगे ना उनको तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंपोनेंट कौन से देखो क्रॉस किए हैं इसने, ये जो पूछते हैं कि ये लेवल है आपको, ये 6 लाइनें, एक लाइन के अंदर हमने 7 कंपोनेंट लिखे हैं, आप मुझे बताएं कि ये सीरीज यहाँ के पेपरों में चलो ना हो, लेकिन इवन प्लैब में यूएसएमएलई में ये क्या करेंगे, ये 6 वर्ड लिखेंगे, अगर ये सीक्वेंस में हैं तो अगले वाले में उसको रिशफल करेंगे, एक में और रिशफल करेंगे, उसमें करेंगे, एक होगा सीक्वेंस करेक्ट। तो इसका मकसद है कि ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप देखें तो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स वो चल के देखेंगे, उसको हम कहते हैं यहाँ पर प्री सेंट्रल गायरस, जैसे था वो पोस्ट सेंट्रल गायरस। सिर्फ फिलहाल ऐसे नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बाकायदे इनके नाम होंगे, वो प्री क्यों सेंट्रल, तो सेंट्रल क्या है, फिर सेंट्रल वो सल्कस होती है, इसके आगे और पीछे गायरस होते हैं, ये चल के फिर उधर देखेंगे, वहाँ पर इतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे आंखों से देखेंगे, नाम आपकी ज़बान पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद कोरोनर रेडिएटा नेक्स्ट चीज़, उसके बाद इंटरनल कैप्सूल, फिर इंटरनल कैप्सूल की डिटेल्स करेंगे, वहाँ पर उसकी एक एंटीरियर लिम्ब होती है, एक पोस्टीरियर लिम्ब होती है, तो वहाँ से उसके बाद ब्रेन स्टेम, क्रस सेरिब्री, उसमें फिर डिटेल्स देखते हैं कि क्रस सेरिब्री का कौन सा पार्ट, उनकी मर्जी है दे भी सकते हैं, वरना दे देंगे सिर्फ क्रस सेरिब्री। उसके बाद बेजल पार्ट ऑफ पोन्स, उसके बाद पैरामिड्स। तो ये सीक्वेंस आ गई आपकी ब्रेन के अंदर 6 चीज़ें, 5 चीज़ें, और उसके बाद लेटरल हॉर्न ऑफ द कैरोटिड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अब सी दिस नाउ, ठीक है। ये ऊपर से लेके हम नीचे तक आए सिर्फ ब्रेन स्टेम में, इससे ऊपर आप देख सकते हो कि वो किधर होंगे। इसका मकसद ये है कि हम यहां पर इस वक्त ये देख रहे हैं आप, ये पूरा एरिया क्या है, सेरिब्रल पेडिंकल ऑफ मिड ब्रेन है, जिसमें से ये है हमारी क्रस सेरिब्री। इस क्रस सेरिब्री में हम यहां पर देखें कि जैसे ये क्रस सेरिब्री है, तो क्रस सेरिब्री के अंदर आप यहां देखो, इसके 6 हिस्से हैं, यानी ये पहला, ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा, उसके बाद ये 4, ये 5 एंड 6, ये 6 हिस्से हैं। उन 6 हिस्सों में ये जो लास्ट जो 1/6 है ना, ये छठा हिस्सा और ये पहला हिस्सा, इसको छोड़ के बाकी जो ये बीच के 4 हिस्से हैं, इसमें आपके ये 2 ट्रैक्स रन कर रहे हैं, समझिए। अब 2 ट्रैक्स ऐसे रन कर रहे हैं कि सेकंड में मैं इस तरीके से इसका हेड बना देता हूं, तो समझ लेना कि ये वो ट्रैक्ट होगा जो हेड को अफेक्ट करेगा, माने कार्टिको न्यूक्लियर। और उसके बाद ये जो 3 हिस्से हैं, इसमें आपका ट्रंक है, तो जहां पर वो ट्रैक्ट रन करेगा जिसका नाम है कार्टिको स्पाइनल। क्योंकि 3 हिस्से बता रहा हूं यहां पर, तो पहले हिस्से में अपर लिम्ब बना देता हूं, दूसरे हिस्से को ट्रंक लग के, तीसरे हिस्से को लोअर लिम्ब बना देता हूं। तो ये बॉडी जैसे लेटी हुई है ना, तो बॉडी का टोपोग्राफी ऐसे होगा। और इंटरनल कैप्सूल में भी इनकी अरेंजमेंट ऐसे ही होती है। तो पहले उनका हेड, आगे हेड होता है,
और उसके बाद है कार्टिकोस्पाइनल फाइबर्स फॉर द अपर लिम्ब रीजन, देन कार्टिकोस्पाइनल फॉर द ट्रंकल रीजन एंड देन कार्टिकोस्पाइनल फॉर द लोअर लिम्ब रीजन। और ये यहां पर कहां रन करेंगे, ये आपके क्रेस सेरेब्रम में। अगर आप क्रेस सेरेब्रम को पूरा देखना चाहो तो ये है आपका, तो ये है कार्टिकोस्पाइनल कार्टिकोन्यूक्लियर एंड दे आर द कार्टिकोस्पाइनल फॉर द 3 डिफरेंट रीजन्स ऑफ योर ट्रंक। इसलिए आपको इन दोनों को मिला के आपको एक ही देगा, कार्टिकोस्पाइनल कार्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स। और यहां से उतार के फिर आप कहां आएंगे, यहां से उतार के फिर आप लोअर पोन्स में आएंगे, लोअर मिड ब्रेन में। वही क्रेस सेरेब्रम, वही क्रेस सेरेब्रम, कोई फर्क नहीं है। ये आपका सेकंड 1/6, ये सेकंड 1/6 और इसके बाद ये 3 हिस्से। ठीक है, तो आप यहां ये जगह, अभी आप यहां पे देख रहे थे, अब ये यहां पे देख रहे हैं, सेम, कोई डिफरेंस नहीं। उसके बाद उतरेंगे आप और नीचे और पहुंचेंगे किधर, पोन्स में। और पोन्स का डायग्राम आपको पहले ही पता है। अब देखिए पोन्स में यहां ये आपका ट्रांसवर्स पोन्टाइन फाइबर्स है और बीच में देखिए पिंक कलर के ये जो बंडल्स पास हो रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसा और ऐसे लोअर पोन्स में पहुंचेंगे तब भी वही हाल होगा। इसको आप यहां पे देख सकते हो, ये देखिए ये बंडल्स में बनते हुए आएंगे। और जो मोस्ट मीडियल ये वाले जो 2-3 बंडल होंगे ये कार्टिकोन्यूक्लियर के होंगे, उस तरफ जो होंगे वो कार्टिकोस्पाइनल होंगे। क्यों कार्टिकोस्पाइनल इतने लेटरली क्यों भाई, लेटरली इसलिए है यहां पर क्योंकि इनको यहां किसी से बात ही नहीं करनी है। वो क्यों है मीडियल, क्योंकि मीडियल ग्रुप ऑफ मोटर न्यूक्लिया है, जाहिर है वो सबसे मीडियल है जेनोसोमेटिक की फ्रंट, और वो जो है वो थोड़ा सा उससे लेटरल है, यानी इंटरमीडिएट है एक तरह से, थोड़ा सा आगे। तो इसका मकसद है कि इन ग्रुपों को आपको मीडियली रखना था और मीडियली है। तो ये, लेकिन ये आपको एक साथ दिखाएगा। देखिए ये देखिए ना, ये देखिए आपको ऐसे बंडल बना के दिखा रहा है, बंडल्स ऑफ कार्टिकोस्पाइनल एंड कार्टिकोन्यूक्लियर। ये बंडल्स ऑफ कार्टिकोस्पाइनल कार्टिकोन्यूक्लियर है, ये इस बंडलों में यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये कहाँ, ये इस वक्त अपर मिड ब्रेन की एरिया, अपर पोन्स की एरिया है, ट्राइजेमिनल। और ऐसा आप यहाँ देखोगे तो ये सेम बंडल्स ऑफ कार्टिकोस्पाइनल कार्टिकोन्यूक्लियर, जी समझ गए, ये यहाँ पर। और उसके नीचे आए तो फिर मेडुला है, फिर मेडुला में आप यहाँ पे देख सकते हो ये अभी अनक्रॉस्ड है क्योंकि ये अपर मेडुला है, ओलिव की लेवल है। इससे नीचे मिडिल मेडुला, ये वो लेवल जहां पर ग्रेट सेंसरी डिकसेशन होती है, ये वो लेवल। लेकिन ये खेल जारी है आपका, ये आपके पैरामिड्स हैं, इसमें कार्टिकोस्पाइनल रन कर रहे हैं। इस दौरान वो जो कार्टिकोन्यूक्लियर हैं वो जहां जहां से रन करते जाएंगे, जो जो उनको न्यूक्लियस आपको मिलता जाएगा, वो यूनिलेटरली कंट्रालेटरली जो भी होगा सिलसिला वो चलता रहे। नहीं, कार्टिकोपोन्टाइन यहां नहीं होंगे, कार्टिकोबल्बर होंगे जब तक हाइपोग्लाइसल है उनको देने के लिए। अगर हाइपोग्लाइसल थोड़ा सा शॉर्टन हो गया तो कोई जरूरत ही नहीं, फिर किसके लिए जाएंगे, फिर तो कोई काम ही नहीं उनका। और थोड़ा नीचे आएंगे तो फिर आपका यहाँ तो आपका हाइपोग्लाइसल है ही नहीं, तो यहाँ है नहीं, तो ये लास्ट पोर्शन है, और लास्ट पोर्शन पे ये हो गया आपका पैरामिडल डिकसेशन। और ये पैरामिडल डिकसेशन है। अब की बार जो अब का डायग्राम आएगा वो होगा स्पाइनल कार्ड का, ये स्पाइनल कार्ड। तो इसका मकसद ये होगा कि जैसे यहाँ से ये क्रॉस हुई इस तरीके से, तो इस तरीके से ये जो क्रॉस हुआ है, तो ये बड़ा बंडल जो है ये लेटरल कार्टिकोस्पाइनल है, ये यहाँ से रन कर रहा है। और यहाँ से जो रन कर रहा है तो जो जो इसके काम की चीज़, क्योंकि वो पहले फाइबर्स होंगे जो जाहिर है अपर लिम्ब के, अपर लिम्ब के होंगे, तो लेटरल साइड पर इनको सप्लाई करते जाएंगे, अपर लिम्ब वाले अपर लिम्ब वालों को, यानी ऊपर के सर्वाइकल और बाकियों को। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो फिर वो ट्रंक वाला है, तो फिर थोरेसिक और लंबर को, और थोरेसिक्स को, और जो लोअर लिम्ब वाला होगा वो तो लंबर को और सेक्रल को। इसका मतलब जैसे जैसे लेटरल कार्टिकोस्पाइनल नीचे आता जाएगा वो पतला होता जाएगा, क्योंकि फाइबर्स अपने अपने सेगमेंटों को वो डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा, स्केलेटल मसल को और कौन करेगा? ज्यादातर फाइबर्स आपको पता है जहां स्किल होती है वहां करेगा, लेकिन उसके बाद जो है फाइबर्स जो है वो, तो उसमें ज्यादातर फाइबर्स होते ही एक्चुअली डिस्टल लिम्स के हैं, तो डिस्टल लिम्स में वो थोड़े बहुत कर लेगा उसको भी, तो दिस विल बी एक्चुअली हियर। लेकिन वो जो एंटीरियर वाला है वो तो सीधा रन करेगा ना, वो सीधा रन करेगा, तो वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखिए दिस वन, ये ठीक है, ये एंटीरियर कार्टिकोस्पाइनल, ये लेटरल कार्टिकोस्पाइनल। लेकिन समझ लेना कि ये क्रॉस होके आया है और ये वाला सेम साइड के दिखाया है, हालांकि इसको इसे इधर दिखाना था, चलो नहीं भी, तो ये यहाँ पे आया, तो इसका मकसद है कि यहाँ से गुजरा। अब जहाँ से गुजरा है तो ये मीडियल ग्रुप को सप्लाई करेगा, और यहाँ से होता हुआ अपोजिट मीडियल को भी। थोड़ा नीचे उतरा तो फिर सेम मीडियल अपोजिट मीडियल, तो ये सेगमेंटली क्रॉस करता है, क्योंकि सप्लाई सेगमेंटली करेगा।
तो ये ज़्यादातर मीडियल वालों को ये ट्रंकल वंकल इसी से ज़्यादा सप्लाई होंगे, और जो नीचे या ऊपर होगा तो वो गर्डल के मसल्स को ज़्यादा, तो दे विल बी सप्लाइंग द गर्डल मसल। आपको पता है ना कि जितना मीडियली होंगे ना उतना प्रॉक्सिमल होंगे आप, और जितना डिस्टली जाते जाओगे उतना लेटरली होते जाओगे, तो लास्ट जो होगा वो ऑलमोस्ट फिंगर्स वाले होंगे। इसमें वाकई टोपोग्राफी होती है ऐसे। तो ये इस जगह पर आपको इस तरीके से मिलेंगे। तो ये दोनों ट्रैक्स इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलते हैं। और इसे मैंने बताया ऊपर से कार्टिको न्यूक्लियर में आपने देखा, ये ट्रैक्स इस तरीके से यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। लेकिन ये मामला सिर्फ यहाँ नहीं हुआ है, क्योंकि आपने अभी वो वॉलंटरी वाले ट्रैक्स तो देखे हैं, इनवॉलंटरी वाले तो देखे ही नहीं आपने। लेकिन इनवॉलंटरी वाले ट्रैक्स की जो स्टार्टिंग होगी आपकी, वो होगी कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। ये हाइपोथैलेमस। अब की बार हमारी क्लासिफिकेशन में स्टार्टिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंडिंग ऑन ब्रेन स्टेम एज वेल एज ऑन स्पाइनल कॉर्ड। तो जहां से जैसे अंदर इंटर करा के यहाँ पे ये लेके आएंगे ना, तो इसके फाइबर छोटे होते हैं। छोटे हैं तो न्यूक्लियस में कोई ज्यादा दूर तो नहीं है। ये एडिंगर वेस्टफल को कर देगा, थोड़ा नीचे आएगा तो सुपीरियर सेलिब्रेटरी, ये आएगा तो इंफीरियर, ये आएगा तो डार्सल वेगल, हो गया काम आपका। लेकिन हुआ है सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस सप्लाई हुआ है सिर्फ यहाँ, वो भी क्रेनियल आउटफ्लो। तो इसके बाकी जो फाइबर्स होंगे इनको क्योंकि नीचे जाना होगा, और नीचे जाने के लिए इतने लंबे हैं नहीं, और इनकी आदत है ना, वैसे कोई ट्रैक जा रहा है तो उसको स्टिमुलस दे दो, ये मेरा पैगाम पहुंचा देगा नीचे। और ऐसा पैगाम बेस्ट तरीके से कहां पहुंचेगा? वो जो बायलेटरली हो, क्यों ना मैं ऐसे ट्रैक को पकड़ूं, और वो मुझे मिलेगा कहाँ? वो मुझे मिलेगा रेटिकुलर फॉर्मेशन में, क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन नेटवर्क होता है, इतना इंटरमिंगल्ड होता है कि मैं अगर राइट साइड पे डाल दूंगा ना तो आधे फाइबर मेरे लेफ्ट में वैसे ही चले जाएंगे, तो वायलेटरी कंट्रोल हो जाएगा एक तरह से। लेकिन ज्यादातर सेम साइड पे होगा। लेकिन जो भी होगा, यहां से हम फाइबर्स को एडिंगर वेस्टफल उनको लगा के बकाया फाइबर्स को मैं डाल दूंगा कहां? रेटिकुलर फॉर्मेशन में, ताकि उधर से चले रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट नाम का एक ट्रैक्ट कैरिंग माय पैरासिम्पैथेटिक माय ऑटोनॉमिक कंट्रोल, इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स। और यही वो आपका क्वेश्चन था आज, गड़बड़ यहां हुई थी। और कहां? सेंट्रल कंट्रोल, ये जो आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन का एरिया है। और इस जगह पर आपने यहां पे देखा, वो देखें आपके उस पेशेंट के अंदर मेडुलरी मसला था, ये हॉर्नर सिंड्रोम भी था, और साथ में उसको डिस्फोनिया और डिस्फेजिया भी थी। ये आपका मोर डीपली प्लेस्ड रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर न्यूक्लियस एम्बिगस आया हुआ था, क्योंकि वो आपको पता है ना, मैंने आपको बताया न्यूक्लियस एम्बिगस कहां होता है? रेटिकुलर फॉर्मेशन। और डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स में कहां रन करते हैं? डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स में। इसलिए पेशेंट को डिस्फेजिया डिस्फोनिया के साथ साथ हॉर्नर सिंड्रोम हुआ है, ये वजह उसकी ये थी। तो यहां से आपको ये जाते हुए आपको नजर आया। और ये डीप ये लंबे फाइबर्स, अब क्योंकि रेटिकुलो स्पाइनल के फाइबर तो खासे लंबे होते हैं, अब उसमें वो करंट किसका? हाइपोथैलेमस का करंट उनको हैंडओवर किया गया है। हालांकि रेटिकुलो स्पाइनल में और भी फाइबर्स होंगे जिनको ऑटोनॉमिक वाले अफेक्ट नहीं करते, वो अलग काम कर रहेंगे। लेकिन अब की बार ये रेटिकुलर फॉर्मेशन किसके असर तहत है? हाइपोथैलेमस के। और जैसे नीचे जाएगी तो किन किन को सप्लाई करेगी? थोरिकोलम्बर आउटफ्लो को, और नीचे गई तो सैक्रल को। इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स। इसलिए कभी कभी हाइपोथैलेमस को हेड गैंग्लियन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। हेड गैंग्लियन एक तरह से हेड गैंग्लियन, हालांकि न्यूक्लियस है, गैंग्लियन तो है नहीं। वहां पर फिर सिंपैथेटिक का जो न्यूक्लियर ग्रुप होता है ना, वो अलग होता है, फिर पैरासिम्पैथेटिक का न्यूक्लियर ग्रुप अलग होता है। लेकिन ये आते हैं एक साथ हैं ऐसे, तो हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स, क्योंकि ऊपर से जो रुक गए वो पैरासिम्पैथेटिक वाले होंगे, और नीचे जो पैरासिम्पैथेटिक गए वो जा नहीं सके, तो उन्होंने क्या किया? रेटिकुलर फॉर्मेशन को बुला के तुम नीचे जाओ, तो ये रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर्स बन के नीचे गए हैं। तो इसको हम डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स कहते हैं। इसका मकसद ये है कि स्पाइनल कार्ड में कहीं गड़बड़ हो गई ना, तब भी हॉर्नर सिंड्रोम होगा, भले वो T1 लेवल पे ना हुआ हो तब भी, क्योंकि ऊपर कट लग गया ना। हाँ, अगर T1 लेवल से नीचे हुआ तो फिर हॉर्नर सिंड्रोम नहीं होगा, क्योंकि ये गड़बड़ ऑटोनॉमिक कंट्रोल अफेक्ट ही नहीं होगा। T1 भी इंटैक्ट, डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर भी नीचे से कटे हैं, और इसके साथ साथ बाहर का कंट्रोल तो अफेक्ट ही नहीं हुआ। तो यू नॉट हैव ए हॉर्नर सिंड्रोम इफ इट इज द लेवल ऑफ द T1 लेवल बिलो डाउन, तो फिर नहीं होगी। लेकिन यहां इससे ऊपर अगर हुआ तो हो सकती। तो यहां से ये आपने देखा कि दो और ट्रैक्स आपके डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स के नाम पर, और हमारी क्लासिफिकेशन में वो किधर आएंगे? फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू ब्रेन स्टेम एंड फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू स्पाइनल कॉर्ड। और ऐसा ही हमने बताया ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू ब्रेन स्टेम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू मेजर ट्रैक्स ये चार हैं। लेकिन उसके बाद जो ट्रैक्स हैं वो इतने मेजर नहीं है, क्योंकि ज्यादा सिम्टम्स इनके मिलेंगे आपको, समझ गए? इसको यहां पर आज खत्म करते हैं, और इसके बाकी ट्रैक्स में इंशाअल्लाह अगली क्लास में आपको कराऊंगा, तो हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्स खत्म हो जाएंगे।
क्योंकि अभी आपको एक आइडिया आ गया। अब आप क्या करना है, आपको अब आपको यह करना है कि सीधा ब्रेन स्टेम पे उतरें और ब्रेन स्टेम से इनिशिएट कराएं ट्रैक्स को। किधर जाएं, या तो सेरिबेलम में या ब्रेन स्टेम के वेरियस लेवल पे, या तो सीधा भेज दो नीचे स्पाइनल कार्ड में। और वो कौन से वाले ट्रैक, वो कहां से इनिशिएट होंगे, वो इनिशिएट होंगे न्यूक्लियाई ऑफ ब्रेन स्टेम से। कौन से, ना तो सेंसरी से ना मोटर से। सेंसरी से तो उठाए थे ट्रैक्स हम असेंडिंग, और मोटर से तो नर्व्स बनी थी, तो बाकी अदर न्यूक्लिया से। अदर माने फिर आप वो न्यूक्लिया याद करेंगे, 4 ऊपर मिड ब्रेन के हैं, 4 है पोन्स के, 3 है मेडुला के। इन्हीं में से देखेंगे कि कौन से बनाते हैं हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्स, क्योंकि बहुत सारे तो असेंडिंग बना रहे हैं, ट्रेपेजॉइड असेंडिंग बनाता है। और इसके साथ साथ हमें कौन से, अब वो जो ट्रैक्स हैं वो ब्रेन स्टेम से, वो ब्रेन स्टेम से ब्रेन स्टेम तक ही कोई रुके शायद, ब्रेन स्टेम से कोई स्पाइनल कार्ड में जाए शायद, और ब्रेन स्टेम से बहुत सारे तो सेरिबल में जाएंगे ही। इन ट्रैक्स को जब जोड़ेंगे तो हमारे अच्छे से 11 ट्रैक्स और बन जाएंगे। ये नेक्स्ट क्लास।